नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। जब हमें कोई रास्ता नहीं नजर आता तो हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं। जो पेरेंट्स हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो अपने बच्चों को कॉलेज भेजें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है ये कैंपस जो है सबसे बेहतरीन कैंपस है। यहाँ ड्रग्स का समझे कि वो मुझे लगता है नामुमकिन बात। बीरवा सब डिवीजन में जो बेली ब्रिज है, जो 90s में आर्मी ने तामीर किया, जो एक लड़की है इसे हर वक्त ये समझ जाता है कि ये कम है सबसे, इसमें अक्ल नहीं होती। आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आप सभी का हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट फिजा नजीर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं पिछला वक्फा हमें वक्त की नज़ाकत को देखते हुए रोकना पड़ा था, तो आइए बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे और करते हैं बड़गाम के लोगों से बात, क्योंकि इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं हम बड़गाम के बीरवा इलाके में मौजूद है और बड़गाम का बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन है हमारे कश्मीर के लिए। यहाँ से काफी सारे शायर हमें मिले हैं, काफी फन और फनकार बड़गाम ने हमें दिया है। तो आइए करते हैं बड़गाम के लोगों से बात और जानते हैं क्या कुछ ओपिनियंस, क्या कुछ ग्रीवियंसेस है इनकी। ये कॉलेज सिर्फ कॉलेज तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। मेरा आज तीसरा साल है इस कॉलेज में। मेरे ख्याल से ये कॉलेज काफी ही अच्छा है और इन 3 सालों में इसने काफी तरक्की की। We have a good ratio of female students of this area who are pursuing higher education. पिछले 4-5 सालों का ताल्लुक है, तो डेफिनेटली जो एक अनसर्टेनिटी होती थी कश्मीर में, मामूली सा पत्थर चलता था तो सबसे पहला जो इफेक्ट होता था वो कॉलेजेस पे होता था। कॉलेज के स्टूडेंट्स घर में बैठते थे और उसका खमियाजा हमें आज भी भुगतना पड़ता है। एजुकेशन बहुत एक्सपैंड हो गया तो डिफरेंट जगहों पे वो जा रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज करने के लिए। मैं मिसाल दूंगा, जैसे हम बच्चे को छोड़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, तो या जीसीआर पे, गूगल क्लासरूम पे या मेल या व्हाटएवर व्हाट्सएप ग्रुप शाम को आता है कि ये होमवर्क करके दीजिए। कॉलेज का जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज हम प्रोवाइड आपको करा रहे हैं, इनका आप भरपूर फायदा लें। मैं जीडीसी बीरवा में फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मैंने पिछले महीने ज्वाइन किया है एंड मैं टंगमग से बिलोंग करता हूँ, बारामूला डिस्ट्रिक्ट, और मैंने बडगाम डिस्ट्रिक्ट का ये कॉलेज इसलिए चूज़ किया बिकॉज आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट एंड नाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग इट ऑल्सो। यहाँ पे ना सिर्फ थ्योरी पे फोकस किया जाता है बट हमें प्रैक्टिकल्स भी कराए जाते हैं, वो भी बहुत अच्छे से। यहाँ के जो टीचर्स हैं दे आर हाईली क्वालिफाइड विद PhDs, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, उनको पता है बच्चों को कैसे नर्चर करना है, कैसे पढ़ाना है, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल ऑल्सो। अगर हमें एक्स्ट्रा टाइम ज़रूरत होता है वो दे देते हैं, अगर हमें कभी किसी चीज़ में हेल्प चाहिए होते हैं वो कर देते हैं हमारे टीचर्स, एंड हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। एंड टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉलेज, इट्स गुड। देयर आर चेंजेस, जो नेसेसरी चेंजेस हो सकती है यहाँ पे, बट बेसिक्स जो फंडामेंटल्स हैं वो सारे प्रेजेंट है इस कॉलेज में। जितनी भी हमारी चीज़ें होती है वो फुलफिल हो जाती है यहाँ पे। और ये कॉलेज की लोकेशन के बारे में भी कहना चाहूँगा, ये अच्छी जगह पे है कॉलेज, बट कंसिडरिंग यहाँ पे आसपास में ब्रिक किल्न्स है तो थोड़ा सा पोल्यूशन का रहता है, बट हमारा कॉलेज है हाइट पे तो वो वहाँ से पोल्यूशन उतना नहीं होता है। जो बच्चे हायर एजुकेशन में आना चाहते हैं, जो बच्चे यहाँ पे है, अभी हमारी बात हुई यहाँ पे एनरोलमेंट की। मैं समझता हूँ कि एनरोलमेंट अगर हमें बढ़ानी है उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है हम बच्चों को ये बोले कि हम आपको क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। एज फार एज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीरवा इज़ कंसर्न, मैं अपने बच्चों को इस माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जो स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स है, फैसिलिटीज़ है, वो सारी यहाँ पे आपको है। हम यहाँ पे स्टाफ है, हम बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, हमने श्रीनगर में भी देखा, बारामूला में भी देखा, सब जगह की फैसिलिटीज़ देखी है।
और जहां तक बात इस कॉलेज की है, इस कॉलेज में वो सब फैसिलिटीज हैं जो एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन को होनी चाहिए। आपका लाइब्रेरी का पार्ट, लैब्स का पार्ट, क्लासरूम्स का पार्ट, ये वाहिद कॉलेज यहाँ पे है इस इलाके में कि जहाँ पे सारे आपके क्लासरूम्स आपके इंटरनेट इनेबल्ड हैं। ये फैसिलिटीज शायद ही हुआ करती थी। नाज़रीन, अभी हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं और हम यूथ की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं मैं आपको बता दूं कि हमारा यही यूथ जो है वो आज ड्रग एडिक्शन में मुब्तला हो गया है। आपको बता दूं कि कश्मीर ने अब ड्रग एडिक्शन में, स्टैटिस्टिक्स की मैं बात करूं तो पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। तो जानने की कोशिश करूंगी यहाँ के नौजवानों से कि क्या वजह है कि हमारा यूथ इतना इंडल्ज हो गया है ड्रग एडिक्शन में, और क्या सजेशंस है इनके कि किस तरह हमारे यूथ इस एडिक्शन से बाहर आ सकता है। ड्रग्स की जो रेट है वो भी अलार्मिंग रेट पे है। कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर में 4 लाख से ज़्यादा लोग अभी ड्रग एडिक्शन में है। और बदकिस्मती की जो बात है, बताया जा रहा है कि 36,000 वुमेन्स जो चरस गांजे का इस्तेमाल करती है। यूथ जो हमारा है, ये हमारा फ्यूचर है। यूथ विद क्लियर डायरेक्शन इज द फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम चाहते हैं हमेशा, मैं एज अ स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट डिस्ट्रिक्ट बडगाम में काम करता हूँ, एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम करता हूँ। हम पिछले 10-12 साल से स्पोर्ट्स एक्टिविज्म के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हम काम करते हैं। ड्रग्स के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से खास तौर पर मुझे लगता है, मेरे ख्याल से, कि अनएम्प्लॉयमेंट एक इसका एक मेन रीज़न है। या अगर हम देखते हैं कि बैड कंपनी, हमारी सोसाइटी में कोई ड्रग एडिक्ट होता है, उसके साथ बाकी सारे बच्चे भी चलते हैं, तो वो भी उस एडिक्शन में मुब्तला होते हैं। और हम उसके रिगार्डिंग हम स्पोर्ट्स इवेंट्स का ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन अब अगर हम बीरवा सब डिवीजन की बात करेंगे, स्पोर्ट्स के हवाले से जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल नील है। पर्टिकुलरली अगर हम बीरवा सब डिवीजन की बात करेंगे, बीरवा सब डिवीजन में ना इंडोर स्टेडियम है ना ही आउटडोर स्टेडियम है। क्योंकि जब हम यूथ को इन्वॉल्व करते हैं, यूथ को एंगेज करते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, वो दूर रहते हैं एंटी सोशल एक्टिविटीज़ से, इमोरल एक्टिविटीज़ से, ड्रग एडिक्शन से, गैम्बलिंग से, मोबाइल एडिक्शन से। जो ड्रग एडिक्शन की बात है, इसमें पहली बात यह है कि अवेलेबिलिटी, क्योंकि हमने देखा है कि आपने सुना होगा कि कुछ यूपीएससी क्लियर करते हैं, लेकिन उनके पास कोचिंग तक के पैसे नहीं होती है। जो ड्रग करता है उसके पास पहले उसके लिए खर्चा आता है, उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है। दूसरी बात जो है कम्पिटेटिव एनवायरनमेंट का नेगेटिव साइड, जो हम इसमें प्रेशर में पड़ जाते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम्स की वजह से, उसमें सोचता है स्टूडेंट ड्रग्स लेने से उसका स्ट्रेस कम हो जाएगा। तीसरी चीज़ है पीयर प्रेशर, अगर उसके दोस्त कर रहे हैं तो वो भी उस चीज़ में फंस जाता है। ड्रग एडिक्शन के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि जम्मू एंड कश्मीर में 10 लाख से ज़्यादा ड्रग एडिक्ट्स है। वो हमारी पॉपुलेशन का 8% हो जाता है। वो इसलिए ड्रग एडिक्शन पे लोग बढ़ते हैं क्योंकि किसी को फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, किसी को स्टडीज़ में प्रॉब्लम होती है, किसी को अवेलेबिलिटी ऑफ मनी नहीं होती है, और वो फिर अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स होती है। तो इस वजह से लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब उनको इनमें से निकाले कैसे? वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट लेना चाहिए, और अब जिसको उससे कुछ ना हो तो वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाए, वहाँ खुद जाके वहाँ पे डॉक्टर कंसल्ट करे ताकि वो उनकी हेल्प करे। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा देखा है जो ड्रग एडिक्ट होता है वो छुप के रहता है लोगों से, वो ये बताना नहीं चाहता कि मैं ड्रग एडिक्ट हूँ, पर वो इससे बाहर आना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि अगर जो ड्रग एडिक्ट जो भी सुन रहा है, वो इसमें ये एक मेंटल इलनेस है, हम इसको ये नहीं बता सकते कि ये कोई इसमें पड़ा तो ठीक है किसी प्रॉब्लम की वजह से। अब उसको इससे निकलना है तो उसके लिए उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना चाहिए ताकि वो इससे बाहर आ जाए। अगर कोई ड्रग यूज़ करता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है उसके पेरेंट्स। मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कैसे, क्योंकि जब हम सुबह, ये जो हमारा यूथ है यहाँ पर, इनको सुबह पेरेंट्स निकालते हैं घर से कि आप कॉलेज जाओ, और इनको पॉकेट मनी देते हैं। पॉकेट मनी देने के बाद वहाँ से सबसे मतलब जब ये आते हैं घर, या मेरा बच्चा या किसी और का, तो वहाँ से आके इनको अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते हैं कि आपको मैंने सुबह 100 रुपये दिया था,
یا آپ کو میں نے پاکٹ منی دی تھی تو آپ نے اس سے کیا کیا, آپ کا کتنا خرچہ ہو گیا دن میں. سے فار ایگزامپل کسی کو بچ جاتا ہے تھوڑا پیسہ, تو اس پیسے کا کیا آپ نے کیا. جبکہ ہر ایک ضرورت ایک پیرنٹ پورا کرتا ہے, چاہے یونیفارم ہو, چاہے بک ہو, چاہے موبائل ریچارج ہو, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ تھوڑا تھوڑا پیسہ جب اس کے پاس بچ جاتا ہے, میں نہیں بولتا ہوں سارے, لیکن اس پہ جو اس کی پھر کمپنی بن جاتی ہے, پیئر پریشر گروپ, جو میرے ساتھی نے بولا ابھی, پیئر پریشر گروپ, جو غلط صحبت آ جاتی ہے, تو دیر از اویلیبلٹی آف منی. جب اس میں رہ جاتے ہیں اویلیبلٹی آف منی, یہ چھوٹا سا نقطہ ہے, آئی مے بی رانگ ایٹ ٹائمز, بٹ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو یہ اکاؤنٹیبل بنانا, یہ پیرنٹ اپنے اس بچے کو اکاؤنٹیبل نہیں بناتا ہے. آپ دن بھر کہاں رہے, آپ کس کے ساتھ رہے, آپ نے دن بھر کیا کیا, آپ کس صحبت میں رہے, دن میں کون سا کلاس آپ نے اٹینڈ کیا, اور آپ کہاں گئے آج. تو دس از ون فیکٹر. ڈرگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور اس کالج کے سلسلے میں بھی کچھ بتانا چاہوں گا آپ کو. دیکھیں, ہمارے کالج کے اندر 2 کمیٹیاں بہت ہی اہم کمیٹیاں ہیں. ایک ہے ہماری ڈرگ ڈی ایڈکشن سیل, اس کے ہمارے کنوینر ہے ڈاکٹر بشیر صاحب, اور ایک کمیٹی ہماری ہے ڈسپلن کمیٹی, اس کے ہیں ڈاکٹر سمیر صاحب پرہیپس. تو یہ دونوں کمیٹیاں بہت ہی وائبرنٹ کمیٹیاں ہیں اس کالج کے اندر. اور جو ڈرگ ڈی ایڈکشن سیل ہے, اس میں ہم نے بچوں کو ڈرگ ڈی ایڈکشن ایمبیسیڈرز بنایا ہے. وہ والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں, اور اس کیمپس کے اندر ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اسٹوڈنٹ مارچ بھی لے کے نہ آئے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ٹیچر کلاسز دیتا ہے, خاص کر جو ممبرس ہیں اس ڈرگ ڈی ایڈکشن کمیٹی کے, کلاسز کے بعد ہم گھومتے ہیں کیمپس کو, ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی اسموکنگ تو نہیں کر رہا ہے, کوئی ڈرگس تو نہیں لے رہا ہے. ہر جگہ ہم جو ہے سمجھے کہ سکھ سروے کر رہے ہیں روز. یہ روز کا کام ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈسپلن کمیٹی, وہ بھی کافی وائبرنٹ ہے. کیمپس میں کہیں بھی کچھ بھی ہو, ہم نے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ والنٹیئرز رکھے ہیں, ایمبیسیڈرز رکھے ہیں, وہ بھی انفارم کرتے ہیں کالج ایڈمنسٹریشن کو کہ فلاں اسٹوڈنٹ ایسا کر رہا ہے, فلاں اسٹوڈنٹ شک کا مطلب اس پر ہم شک کرتے ہیں کہ شاید وہ ڈرگس لے رہا ہے, تو اکارڈنگلی ہم پھر ایکشن لیتے ہیں. تو الحمدللہ مجھے لگتا ہے یہ کیمپس جو ہے باقی کالجز کی بنسبت میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین کیمپس ہے, اور یہاں ڈرگس کا سمجھے کہ وہ مجھے لگتا ہے ناممکن بات ہے. جس طرح ہم یہاں پہ انیشیٹیوز لے رہے ہیں, جس طرح ہم اویئرنیس پروگرامز کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے اسی سیشن کے اندر ہم نے 30 سے 40 تک جو ہے اویئرنیس پروگرامز کیے ہوں گے ڈرگ ریلیٹڈ. اور اتنا ہی نہیں, ہم نے کئی ساری کمپینز آؤٹ سائڈ کیمپس بھی کیے. تو ہم آؤٹ سائڈ کیمپس بھی ہم جو ہے کبھی ریلی لیتے ہیں اگینسٹ ڈرگس کے. تو یہی بس کہنا چاہتا ہوں کہ اس کالج کے اندر اس سلسلے میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے, اور ہم چاہتے ہیں. تو ابھی ہمارے ریسنٹلی کچھ قانون بنے ہیں ڈرگ پیڈلرز کو روکنے کے لیے, اس ڈرگ ایڈکشن کو روکنے کے لیے. تو کیسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ قانون کتنے اچھے, کتنے فائدہ مند ہے؟ کیونکہ اب اگر کسی ڈرگ پیڈلر کو پکڑا جاتا ہے تو اس کی پراپرٹی بھی سیز کر دی جاتی ہے, پلس اسے 3 سال کی جیل بھی دی جاتی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد ڈرگ پیڈلر جو ہے وہ رکیں گے؟ ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کہ جتنا سخت پنشمنٹ ہوگا اتنی جلدی یہ برائی جو ہے ختم ہو جائے گی. اور یہ پنشمنٹ بالکل اس کی پبلسٹی بھی ہونی چاہیے, تاکہ جو ایسا کرنے والے ہیں وہ پہلے ہی لرز جائیں کہ ایسا نہ کریں ہم. تو میں سمجھتا ہوں یہی جو رولز بنے, جو قوانین بنے, یہ بہت ہی اچھی طرح انفورس ہونے چاہیے. اور جو یہ مجرم ہے, جو اس میں انوالو ہے, ان کو ایسی سزائیں ملنی چاہیے کہ لوگ دیکھیں. دیکھیں, ہمیں پتہ ہے کہ فلاں جگہ ڈرگ پیڈلر پکڑا گیا, فلاں جگہ ڈرگ پیڈلر پکڑا گیا. 5-6 دن میڈیا پر باتیں آتی ہیں, پھر اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے وہ کہاں ہے, جیل میں ہے. اور کبھی 5-6 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیل بھی ہوئی ہے اور وہ باہر نکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب جو پنشمنٹ ہے اس کا, وہ بہت ہی اچھی طرح انفورس ہونا چاہیے. اور جو ایجنسیز پیچھے لگے وہ بھی ایمانداری سے کام کریں, تو انشاءاللہ کیوں نہیں یہ برائی ختم ہو سکتی ہے. جہاں تک وہ ڈرگ مینینس کا تعلق ہے, اٹ از اے کرس ان آور سوسائٹی. دیکھیے, ایک سوسائٹی کو اگر ختم کرنا ہو تو اس میں اگر ڈرگ ایک اچھا ویپن ہے, مور ہارمفل دین اینی ویپن لائک بامبز اینڈ گرینیڈز اینڈ گنز. جیسا ریسنٹلی ہم نے سوسائٹیز میں دیکھا ہے, کوئی بھی سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے
जब उसमें ड्रग आ जाता है। अब उस ड्रग को रोकने के लिए वी हैव टू टेक सर्टेन इनिशिएटिव्स लाइक द गवर्नमेंट हैज टेकन, द प्रॉपर्टीज आर बीइंग सील्ड एंड there is also the jail provision for that, imprisonment is there. तो ड्रग से जो मेन इम्पैक्ट जो पड़ता है वो हमारे नौजवानों पे पड़ जाता है। उनका वो मेंटली स्टेबल नहीं रहते हैं, बात बात पे वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो उनके पेरेंट्स को होती हैं और उसके बाद कॉलेजेस स्कूल्स को होती है और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सोसाइटी पे उसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसको रोकने के लिए मतलब सबसे पहले जो है हमें घर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। पेरेंट्स को अपने बच्चों पे नज़र रखनी पड़ती है क्योंकि दे नो देयर बिहेवियर। जब शाम को बच्चा घर आता है उनको पता है कि ये बिहेवियर, इसका बिहेवियर आज ठीक नहीं है, उसकी आंखें लाल है, वो ठीक तरीके से बात नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले एक पेरेंट ही रिकॉग्नाइज कर सकता है एक जो ड्रग में इन्वॉल्व हुआ हो, और उसके बाद स्कूल्स की भी जिम्मेवारी है, उसके बाद कॉलेजेस की भी जिम्मेवारी है कि वो ऐसे अनासिर को रोके। और जो थर्ड थिंग है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें बहुत ही सख्त रहना पड़ेगा। पहले ये जो ड्रग है ये किसी भी तरह से एक इंसान के लिए फ़ायदा नहीं है। अगर हम इसको बोलने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में कहेंगे, तो ये हमारे लिए कहीं भी फ़ायदेमंद नहीं है। अगर हमें देखना है कि हम इससे छूट कैसे पाएंगे। ये दो टर्म्स है, एक होता है ड्रग एब्यूज़, दूसरा होता है ड्रग एडिक्ट। जब इंसान ड्रग एडिक्ट बन जाता है तो इसके लिए बहुत मुश्किल होता है इससे छुटकारा पाना। अब हम देखेंगे कि इसे कैसे हम छुटकारा पाएंगे। तो हमें चाहिए कि अगर हमें कॉलेजेस में ये अवेयरनेस प्रोग्राम होंगे या एनजीओज थ्रू होंगे या अवेयरनेस प्रोग्राम जो हमें दी जाएंगे, इंफॉर्मेशन अगर प्रोवाइड करेंगे तो हम देख सकते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इसमें रोकथाम आ जाएगी। स्पोर्ट्स के हवाले से अगर हम बात करेंगे, बीरवा में सब डिवीजन में ना ही इंडोर स्टेडियम है और ना ही आउटडोर स्टेडियम है। बीरवा के और बाकी गांवों की बात करेंगे, बीरवा सब डिवीजन करीबन 100 से ज़्यादा गांवों पर ये कैटर करता है। 110 गांव करीबन हमारे इस बीरवा सब डिवीजन के साथ आते हैं। हमारे डिफरेंट एरियाज़ में ग्राउंड्स जो बने हैं, सबसे पहले ग्राउंड की मैं जो जिक्र करूंगा वो गुलशन ग्राउंड माछामा है। वहाँ पर भी उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है, खस्त है। सरकार चाहती है, वो बोलती है कि अब हमारे बच्चे आए, खेलो इंडिया के तहत वो खेले, काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स है, लेकिन यूथ को वो प्लेटफार्म नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से यूथ अपने आप को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इंडल्ज करे। अगर यूथ को स्पोर्ट्स प्लेटफार्म मिले वो आगे आ सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों में पोटेंशियल है। हमारे बच्चे आप देख रहे हैं, हमारे बच्चे आईएएस में टॉप कर रहे हैं, आईपीएस में टॉप कर रहे हैं, यूपीएससी में टॉप कर रहे हैं, डिफरेंट को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो हिस्सा लेते हैं। तो उनको चाहिए कि वो स्पोर्ट्स को आगे लेके स्पोर्ट्स प्लेटफार्म यहाँ पर इन बच्चों के लिए प्रोवाइड करे ताकि हमारे बच्चे ड्रग्स और गलत चीज़ से बचे। तो आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये ड्रग्स एक्चुअली में आता कहाँ से है? लाइक हम सब लोग जानते हैं ड्रग्स का जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह उसको पेडल किया जाता है, काफी सारे ड्रग पेडलर्स को आजकल पकड़ा जाता है, लेकिन इसका रूट कॉज क्या है? ड्रग्स एक्चुअली आती कहाँ? देखो, ये सिंपल सी बात है, ड्रग्स जो है ये बाहर से ही सप्लाई होता है सारा कुछ, लेकिन इस रिगार्डिंग पुलिस अच्छा काम करती है। आप देखते हैं कि आए रोज़ पुलिस इसमें काम करती है। हम हर रोज़ सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि पुलिस ने फलान ड्रग पेडलर्स को पकड़ा है, उनका एक अहम रोल है और सरकार भी इसके रिगार्डिंग काम करती है। होम मिनिस्टर साहब ने भी जो लास्ट बार उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जीरो टॉलरेंस ड्रग, उसके रिगार्डिंग वो काम करते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस पे ये पूरा काम करेंगे। तो जो ड्रग्स बाहर से सप्लाई होता है तो इस पे रोकथाम लगानी चाहिए और सरकार भी इसके रिगार्डिंग बहुत काम करती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इस पे पूरा फोकस करेंगे और यहाँ के यूथ को आगे मौका मिले, वो अपने आप को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर सके। कंपटीशन जब हम उसको इन नेगेटिव सेंस लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमारे ये एस्पिरेंट्स है, इन्होंने कुछ लोगों ने हमें यहाँ पर नीट अटेम्प्ट दे दिया, लेकिन एट फर्स्ट अटेम्प्ट उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया। और रिसेंटली एक स्टूडेंट यहाँ है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं और डिसिप्लिन कमेटी हम यहाँ पूरा राउंड लगाते हैं कॉलेज का, तो हमने उसको
किसी कॉर्नर में यहाँ सिगरेट स्मोकिंग करते हुए देखा, द ओनली स्टूडेंट। और फिर हम उसके पास गए और काउंसलिंग की, बेटा आप क्यों सिगरेट पीते हो, आप इतने अच्छे बच्चे हो, क्लास भी अटेंड करते हो, लेकिन सिगरेट क्यों, सिगरेट क्या वजह है? तो उसने बोला कि छुप के मैंने कहीं पे रखा था ये सॉक्स में या कहीं पे, तो हमने उसको डीप स्टडी करके बोला कि आप बोलो क्या वजह है। उन्होंने सीधे बोला कि सर मैंने नीट अटेम्प्ट किया था और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया। तो हम हंस पड़े सारे लोग, 2-3 लोग वहां पर थे, तो हम हंस पड़े। तो हमने उसको काउंसल किया, बेटा ये इतनी ही लाइफ नहीं है कि आपने नीट अटेम्प्ट दे के आप सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हो। और ये पहले देखना था उसके पेरेंट्स को। सर आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं कि सिर्फ पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट एज अ सिविल सोसाइटी हम लोग की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारे उलमाओं की, जो हमारे रिलीजियस लीडर्स है, क्या वो हमारे बच्चों को इसका दरस नहीं दे सकते मस्जिदों में कि ड्रग एडिक्शन से, सिगरेट स्मोकिंग से दूर रहें? वही उसी पॉइंट पे मैं आता हूँ, लेकिन फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इज द पेरेंट, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इज द होम। क्योंकि जिस तरह से पेरेंट समझा सकता है ना, उस तरह से और कोई रिलीजियस सरमन जब हम जाते हैं तो लास्ट में जाते हैं वहां पर नमाज अदा करने के लिए। पेरेंट इज दिस इज मतलब 100%, अगर हम देखेंगे 100% कंट्रीब्यूशन इज ऑफ द पेरेंट। तो हमने उसको काउंसल करके बोला कि ये क्या मसला है। उसने बोला कि जब मैंने नीट अटेम्प्ट देकर जब मैं फेल हो गया तो सारे रिश्तेदार आन पड़े, तो उन्होंने मुझे टीज करना शुरू किया, उसका बच्चा सिलेक्ट हो गया, आप नहीं हो गए, आपने दरबदरी की, वो की। तो ये यहाँ पर बनता है पेरेंट का रोल। जब पेरेंट उसको बोलेगा नहीं बेटा कोई बात नहीं है, अगले साल के, तो वो बच जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी। और हाँ, डेफिनेटली टीचर्स का, डेफिनेटली सोसाइटी का, डेफिनेटली एल्डर्स का इसमें बड़ा ही कंट्रीब्यूशन है कि वो जब भी देखे किसी को तो वहां पर काउंसलिंग करे। ओवरऑल जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो ये ड्रग्स बेचते हैं, उनको कर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ से ये ड्रग आता है, जब अवेलेबिलिटी होती है तो ड्रग लेना आम बच्चों के लिए, जो इनोसेंट पीपल होते हैं, उनके लिए इजी होता है। जब हम इसको बहुत ना बंद करेंगे, जब अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी, तो मुझे लगता है ड्रग पे हम काबू पा सकते हैं। और स्ट्रिक्ट रूल्स जो है वो हमें इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट ने किया भी है कि अब प्रॉपर्टीज, हम रिसेंटली आए दिनों काफ़ी न्यूज़ों में सुनते हैं कि फलाना की प्रॉपर्टी सील हो गई, फलाना का मकान सील हो गया, और ये अच्छा इनिशिएटिव है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी बात है एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत रोल है इसमें। हमें उनको चाहिए कि अगर कहीं पे भी इसके खिलाफ कोई इंफॉर्मेशन हो तो कहीं ना कहीं इनको रोकथाम करने की कोशिश करेंगे तो हम ज़रूर इस ड्रग से मुफ्त हो जाएंगे। हम देखेंगे कहीं ना कहीं हम इसमें रोकथाम लाएंगे। अगर हम इस सोसाइटी में आज देखेंगे, नियर अबाउट 70% आर एंगेज्ड विद ड्रग्स बिकॉज दे फील एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस वो फील करते हैं अपने आप में। वो देखते हैं कि अगर हम ये स्ट्रेस को भगाएंगे तो हम ड्रग्स लेंगे, तो वो कहीं पे भी फ़ायदा नहीं है उनके लिए। उनको चाहिए कि अवॉइड करें ये ड्रग्स सोसाइटी में, हर किसी जगह में वो, क्योंकि वो अडॉप्ट हो जाए सोसाइटी में, एक वेलबींग बन जाए, तो उनको नहीं चाहिए कि ड्रग्स लेना। बाकी शुक्रिया। कि ड्रग एडिक्शन का मेन रीज़न जो है वो स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग वगैरह है। तो ये ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस वहाँ जगह बनाती है जहाँ पर गैर हकीकत पसंदाना रवैया होते हैं। इससे मुराद ये है कि मतलब एक बच्चे को पेरेंट्स पहले ही डिसाइड करते हैं कि इसको क्या बनना है, लेकिन नेचर ने कुछ और ही, अल्लाह ताला ने कुछ और ही डिसाइड किया होता है। तो हम इन दोनों चीज़ों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह से फिर जब इस स्ट्रेस के माहौल में एक बच्चा जो है, फिर एक कंपटीशन भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है कंपटीशन आज, तो उस वजह से स्ट्रेस में पड़ जाता है। फिर उसको यही लगता है, जब मनी की अवेलेबिलिटी भी होती है तो ड्रग्स करने से शायद ये जो है स्ट्रेस कम होगा, तो फिर वो ड्रग इस एडिक्शन में पहले यूज़ करता है, फिर अब्यूज़ करता है, ओवर यूज़ करता है, फिर एडिक्शन में पड़ जाता है। अब इस ड्रग से छुटकारा पाना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इसका फिर
کچھ ویز بھی ہے, یعنی کہ ہم اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں بھی ڈالتے ہیں, پھر مطلب ایک پھر ایڈکشن جو ہوتی ہے اس میں پھر اس کو کم دیا جاتا ہے, مطلب ریورس پروسیس میں ہوتا ہے, پھر جو پھر ایڈکشن سے بعد پھر اوور یوز, پھر ایب یوز, اور پھر یوز, اور پھر دھیرے دھیرے کر کے اس کو کم کیا جاتا ہے. سو اباؤٹ ڈرگس آئی وڈ سے کہ ڈرگس کا جو مین کاز ہے آج کل کے ٹائم پہ اگر ہم دیکھیں یوتھ کے لیے سب سے ایزی جو ہو جاتا ہے ڈرگس آفٹر فیلئر یوزولی. تو اکیڈمک اسٹریس کی وجہ سے جب ہم آج کل کمپٹیٹیو ایگزامس دیتے ہیں اور بچہ نہیں کر پاتا ہے کوالیفائی, اینڈ سوسائٹی کا پریشر, فیملی کا پریشر, اس کی وجہ سے جو ہے سب سے ایزی وے جو لگتا ہے اسکیپ کا وہ ڈرگس لگتا ہے. جب ہم لوگ یوزولی اسٹوڈنٹس جب ہمیں کوئی راستہ نہیں نظر آتا تو ہم اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں. تو ایسے کسی گروپ میں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ہوگا ایڈکٹ یا اسموکر ہوگا ایسے, تو فرینڈس کیا سجیسٹ کریں گے, بھائی تو ٹرائی کر لے, یو ول فیل بیٹر. تو یوزولی ایونچولی جب ایک بار کر لیا, 2 بار کر لیا تو عادت لگ جاتی ہے. جب ان کو لگتا ہے کہ یا ہمارے نروس جو ہے کام ہو رہی ہیں تو اٹ بیکمز اے ہیبٹ, اینڈ ایونچولی وہ ایک ایڈکٹ بن جاتا ہے. اینڈ اس میں جو ہے فیملی کا بھی ایک ہاتھ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں, جہاں پر جب ایک بچہ پیچھے رہ جاتا ہے تو فیملی کا ایک رول ہونا چاہیے وہاں پہ کہ وہ اپنے بچے کے پاس جائے. دے شوڈ ایکچولی انکریج دیم کہ دس از ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ. اور لیکن ہماری فیملیز یوزولی سوسائٹی کے پریشر, انڈر پریشر ہو کے کیا کرتے ہیں کہ بچے کو ہی پریشرائز کرتے ہیں کہ تم کر نہیں پائے, تم کر نہیں سکتے. دے پش دیم ٹورڈز دس, جبکہ ان کا رول اس وقت ہونا چاہیے بچے کا سپورٹ سسٹم بننا, جبکہ وہ نہیں کرتے ایسا. تو جو بچہ ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے اس سب میں پڑھنے کے لیے, ایون دو نو بڈی وانٹس ٹو روئن دیئر لائف, بٹ at that point that is the only escape for them. اگر ہم لنگیٹ کی بات کریں گے, 2 زون ہیں ہمارے پاس, زون ماور اور زون لنگیٹ. کہ ہمارا جو سلیبس ہے یا جو بورڈ کا پیٹرن, چاہے سی بی ایس ای ہو, آئی سی ایس ای ہو, اسٹیٹ بورڈز ہو, ان کا ایگزام پیٹرن یا پڑھانے وہ ہمارے جو آگے کمپٹیشنز ہوتے ہیں اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا ہے. So they just we have enough resources and we can learn from our own. اگر وہ اس ٹیکنالوجی کے چینجنگ ایوالونگ دور میں, اے آئی کے دور میں اگر وہ خود کو پریپیئر نہیں کریں گے تو شاید وہ خود آبسولیٹ بن جائیں گے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں ہماری ٹیم اگلا دورہ آپ کے علاقے کا کرے تو دیے گئے سائٹس پر ہمیں رابطہ کرے. تب تک کے لیے دیجیے ہماری روبرو کی ٹیم کو اجازت. اللہ حافظ. ہے wonderful